नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, साथ ही बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं। स्वागत है आप सभी का द मैथ्स 247 में। मेरा नाम है कुमार पिंटू विश्वकर्मा। आज की इस वीडियो में हम जो अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है वो करने जा रहे हैं। आप सभी लोग जानते हैं हम 11 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं और ये हमारा 12 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। कल आपकी वीडियो नहीं आई थी, कल एक्चुअली थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, मेरे लैपटॉप में प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से थोड़ा अ, आपकी वीडियो नहीं आ पाई। आज जो वीडियो है ये आपकी प्रैक्टिस सेट पे है। आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, एडवांस के किस पार्ट पे आपको टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मैं उसी के फॉर्मूले रिवाइज करके आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करके एक ही क्लास में आपका कंप्लीट करा दूंगा, क्योंकि लगभग लगभग हमारा सारा सिलेबस हो गया। अर्थमेटिक तो हमने कर ही लिया था और नंबर सिस्टम भी हमने कर लिया, एचसीएफ एलसीएम भी हमने कर लिया था और साथ में हमारा जो अलजेब्रा वाला पार्ट था वो भी हमने 2 दिन में रिवाइज कर लिया और बाकी जो मेंसुरेशन वाला पार्ट था वो भी हमने रिवाइज कर लिया। अगर आप चाहोगे तो मैं एक क्रक्स, ज्योमेट्री का जो क्रक्स होता है ना जिससे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब अगर मैं आपको 10 चीज़ कराऊंगा तो ये डेफिनेटली है कि आपकी 9 चीज़ वो पेपर में रखी मिलेगी। इतना आउटपुट देगी वो चीज़ जो मैं आपको कराऊंगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको जिस भी टॉपिक पे अगली वीडियो चाहिए, अगला आपको कंप्लीट वीडियो चाहिए, वो आप बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कल आपके लिए एक ज्योमेट्री की ही कंप्लीट वीडियो ले आऊँ, क्योंकि ज्योमेट्री का जितना भी आपका बुखार है वो सारा उतर जाएगा एक ही क्लास में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके आज के प्रैक्टिस सेट की। और आज के प्रैक्टिस सेट का जो पहला प्रश्न है, सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो में कमेंट करके बताना आज के प्रश्न में। आज का जो प्रैक्टिस सेट है उसमें 20 क्वेश्चन है, 20 में से आपके कितने नंबर आते हैं ये आपको कमेंट करके बताना है। और आज की इस वीडियो में आपका जो पहला प्रश्न है ये है, आप वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो में कमेंट कर देना और शेयर भी कर देना। नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो पहले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 17 एंड 50% मोर देन द थर्ड नंबर, द रेशियो ऑफ टू नंबर बताना है। यानी दो नंबर हैं, एक हमारा किसी तीसरे नंबर से, मैं मान लेता हूँ एक नंबर ए है, एक नंबर बी है हमारे पास और एक नंबर हमारे पास है सी। ये तीसरे नंबर से 17% और 50% अधिक है। मैं तीसरे नंबर को मान लेता हूँ 100, तो जो दूसरा नंबर हो जाएगा वो उससे कितने प्रतिशत अधिक है, 50% अधिक है, यानी कि ये 150 हो जाएगा। और जो पहला नंबर है वो 17% अधिक है, यानी कि ये 17%, 117% हो जाएगा। बात आई थी सर, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये पूछ रहे हो उन दोनों नंबर का रेशियो हमें बताना है। ये दो नंबर कौन कौन से हैं, ये दो नंबर ये हैं ए और बी, इन दोनों का रेशियो हमें बताना है। तो इन दोनों का रेशियो बताओ क्या होगा। इन दोनों का रेशियो होगा 117 अनुपात 150। और 117 अनुपात 150 को जब हम 3 से काटेंगे ये आएगा 39 और ये आएगा 50, यानी कि 39/50 हमारा इसका उत्तर हो जाएगा और उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन। बात आ गई समझ में कि नहीं आ गई। आगे के प्रश्न पे चलते हैं। सारे के सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर है, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से बना के लाया हूँ। ठीक है, द मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन 80 यानी कि 80,000 उसकी मंथली इनकम है, एंड द मंथली एक्सपेंडिचर वाज 45,000, सॉरी 80,000 और 45,000। नेक्स्ट ईयर हिज इनकम इंक्रीज बाई 16% एंड द एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 8%। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन हिज सेविंग, में उसका चेंज बताना कितना होगा। ठीक है, देखो पहले जो उसकी इनकम थी वो कितनी इनकम थी, वो थी 80,000। इतनी बात आगे समझ में, 80,000 इनकम थी और 80,000 इनकम में 45,000 क्या कर रहा था, 45,000 खर्च कर रहा था। ठीक है, और बचे हुए जो 35,000 होंगे वो 35,000 सेविंग होंगे। जाहिर सी बात है, जो इनकम होती है वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के बराबर होती है। ये इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के बराबर होगी। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भैया अगले जो वर्ष है उसकी जो इनकम है वो 16% अधिक हो जाती है। तो 16% अधिक होने का मतलब क्या हो जाएगा, 116 मल्टीप्लाई, देखो 100 नीचे आएगा तो 2 जीरो कट जाएंगे, 800 कह दूं मैं इसको, कोई बड़ी बात नहीं है। अब जो उसका एक्सपेंडिचर है वो 108% हो जाता है, यानी कि 8% बढ़ जाता है। तो मैं 108 गुना 450 कह दूं, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। अब जो उसके सेविंग पे हमें इंक्रीजमेंट आएगा वो हमें बताना। देखो इसको सॉल्व करो, जब आप सॉल्व करोगे डबल जीरो आएगा,
8 छंग 48 का 8 आएगा, 8 एकम 8 4 12 का 2 आएगा और 8 एकम 8 और 1 9 आएगा। यानी कि 92,800 उसकी अब सेविंग हो जा अब इनकम हो जाती है। और उसकी सेविंग कितनी हो जाती है, सॉरी एक्सपेंडिचर कितना हो जाता है। देखो 45 दूनी 90 होते हैं और 9 चौक होते हैं 36 का 0 आ जाएगा, 36 एलसीएम हो जाएगा, सॉरी कैरी हो जाएगा। 45 0 0 36 का 6 आ जाएगा, 3 बचेगा। 45 कम 45 और 3 कितना हो जाएंगे 48। ठीक है, ये बचा हमारे पास। ये हो गई इनकम, ये हो गया एक्सपेंडिचर। तो बताओ सेविंग कितनी बचेगी। आप बोलोगे भैया इसमें से सेविंग निकालनी तो इसको माइनस कर दो। सेविंग कितनी बचेगी बोलो, 00 2 और 8 में से तुम्हारा कितना, 12 में से 8 जाएगा 4 बचेगा और ये बचेगा तुम्हारा 4, यानी कि 44,200 रुपये उसकी सेविंग हो जाती है। पहले सेविंग कितनी थी, 35,000 थी। अब कितनी सेविंग बढ़ेगी बोलो। सेविंग बढ़ेगी उसकी भैया 200, यानी कि अब उसकी सेविंग बढ़ेगी 900 900 सॉरी 9,200 रुपये बढ़ गई, क्योंकि 35,000 से 44,200 हो गया, तो मतलब 9,200 रुपये उसकी सेविंग बढ़ जाती है। अब उसकी सेविंग पहले कितनी थी, पहले थी भैया 35,000 और 35,000 सेविंग थी, अब 9,200 हो गई, तो इसकी परसेंटेज चेंज निकाल दो, कितना बचेगा बोलो। देखो जब इसको आप 35 से काटोगे ना, 35 दूनी 70 हो जाएगा, बचेगा कितना 22, दशमलव लगा के 0 बढ़ा देंगे, 7 या 21 हो जाएंगे और 3 सत्ते 21 और 5 सत्ते 35, तो 7 बार तो नहीं जाएगा, लगभग 6 बार जाएगा, तो 6.29 बार जाएगा। आंसर इसका आ जाएगा ए ऑप्शन। इतनी बात आगे समझ में, कुछ नहीं करना था, बस उसका सिंप्लीफाई करके हमें लिखना था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। आदित्य बाई 300 मैंगोज फॉर 1,100. Some of these mangoes are rotten and are thrown away. He sell the remaining mangoes at 5 each and make a profit of 150. Find the percentage of mango thrown away. उसने कितने मैंगो उसके खराब हो गए तो वो उसने फेंके, उसके बारे में हमें बात बतानी। देखो 300 मैंगो किसने खरीदे, आदित्य ने खरीदे, ठीक है। और 300 मैंगो कितने रुपए में खरीदे, आप बताओ कि 300 आम 1100 रुपए में खरीदे गए। बात इतनी आगे समझ में। अब कुछ इसमें से खराब हो गए, कुछ खराब हो गए तो उसने फेंक दिए, लेकिन अब जो रिमेनिंग बचे, रिमेनिंग बचने के बाद उसने 5 रुपए एक मैंगो के हिसाब से बेचा और जो फायदा हुआ वो 150 रुपए का फायदा हुआ, यानी कि 150 रुपए का प्रॉफिट हुआ। मुझे बताओ सीपी तो हमारे पास ये था, यानी कि कॉस्ट प्राइस तो हमारे पास मैंगो का इतना था। अब इसमें प्रॉफिट हो गया 150 रुपए का, तो आप मुझे बता सकते हो कि इसका एसपी कितना आ जाएगा। आप बोलोगे भैया 1250 इसका एसपी आ जाएगा। और ये 1250 एसपी कब आ रहा है, ये 1250 एसपी तब आ रहा है जब ये एक मैंगो 5 रुपए का बेच रहा है। तो मुझे बताओ 1250 के कितने मैंगो बेचे होंगे। आप बोलोगे भैया 250 मैंगो बेचे होंगे। और अगर 250 मैंगो बेचे होंगे और खरीदे 300 होंगे, तो इसमें से कुछ खराब हुए होंगे। और कितने खराब हुए होंगे बताओ। आप बोलोगे भैया 300 लिए थे 250 बेचे, यानी कि 50 खराब हो गए। और 50 खराब हो गए कितनों में से, 300 में से। इसकी परसेंटेज लिखा, 2 जीरो से 2 जीरो कर जाएंगे और 3 से जब इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 16 सही 2 बटे, ये 16 सही 2 बटे 3% आएगा। 16 43 होते हैं, 16 सही 2 बटे 3%, इसका आंसर आ जाएगा। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, बात इतनी आगे समझ में। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है ए सोल्ड एन आर्टिकल टू बी 25% प्रॉफिट एंड बी फर्दर सोल्ड इट सी बाय अर्निंग ए सर्टेन प्रॉफिट। If the cost price of C is 30% more than the cost price of A, then the find the profit percentage and by B। ये कह रहा है कि ए ने बी को क्या बेचा, कुछ वस्तु है वो बेची 25% की, किस पे, प्रॉफिट पे। मैं 25% की प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ कि ए की अगर मैं बात करूँ तो ए में वस्तु 100 रुपए की खरीदी होगी और बी ने वो वस्तु कितने रुपए की खरीदी होगी बोलो, 125 रुपए की खरीदी होगी। बात आगे समझ में। अब क्या होता है, अब ये बताता है कि भैया जो सी है ना, सी ने जो वस्तु खरीदी, जो सी का सीपी था वो ए के सीपी के 30% अधिक था। तो ए का सीपी कितना है, ए का कॉस्ट प्राइस 100 है, तो सी का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, आप बताओगे 130% हो जाएगा, यानी कि 130 हो जाएगा। अब हमें बताना है कि बी ने कितने रुपए के लाभ पर उसको सी को बेचा। बी का सीपी कितना है 125 और उसने बेचा कितने रुपए का होगा, भाई सी को ही तो बेचा होगा, बी ने सी को बेचा और सी को कितने रुपए में बेचा, 130 रुपए में। तो फायदा कितने का हुआ, 5 रुपए का फायदा हुआ। किस पे हुआ,
125 पे मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 100। ठीक है, तो 25 ये कर जाएंगे 4 बार 5 बार, और ये 5 से कितनी बार कर जाएगा, ये हो जाएगा ना 25 बार, सॉरी 25 बार कर जाएगा, और 25 से कर जाएगा ये 4 बार, यानी कि 4% का क्या हो जाएगा, 4% का हो जाएगा ये हमारे पास क्या, प्रॉफिट। आगे मैं बात करता हूँ अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या है, A trader allows a 20% trade discount and 30% discount cash discount if the list price is 1200 देन द सेलिंग प्राइस बताना है। ये कह रहा है कि भैया एक ट्रेडर है, उसने क्या बेचा, वस्तु को 12-20% के डिस्काउंट पे बेचा, उसके बाद फिर उसने कैश अगर उसको दिया तो 30% का और डिस्काउंट दे दिया, और अब जो इसका मार्केट प्राइस था वो मार्केट प्राइस था 1200 रुपये, तो इसका सेलिंग प्राइस बताना है। सिंपल सा है, दोनों बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के। मैं आपको एक नया तरीका बताता हूँ। 1200 रुपये की वस्तु थी, पहले उसने कितने 20% के डिस्काउंट से बेचा, यानी कि वस्तु कितने रुपए की बिकी होगी, 4/5 की बिकी होगी। दूसरी बार उसने 30% के डिस्काउंट पे बेचा, यानी कि वस्तु 7/10 की बिकी होगी। ठीक है, तो 50 हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5 से इसको काटो कितनी बार कटेगा, 24 बार कटेगा, और 24 चौक कितने होते हैं 96, और 96 की मल्टीप्लाई जब मैं 7 से करूंगा कितना आएगा, देखो 7 नम कितना 7×6 42 का 2 हो जाएगा, और 9×7 63, 63 और कितना 63 और 4 हो जाएगा 67, यानी मैं कह सकता हूँ 670 रुपये 672 रुपये इसका 672 रुपये इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ। अ लैपटॉप इज सोल्ड फॉर 54,000 आफ्टर गिविंग डिस्काउंट ऑफ 20%, व्हाट इज द लिस्ट प्राइस। बहुत आराम से कर सकते हो, होमवर्क के तौर पर लो उसको। इतने रुपए का सोल्ड करा, यानी कि सेलिंग प्राइस इतना हो गया, 20% के किस पे करा, डिस्काउंट पे करा, यानी ये 80% की वैल्यू हो जाएगी। अब हमें 100% की वैल्यू चाहिए, बहुत आराम से निकाल सकते हो। अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ। अगला प्रश्न क्या है, एन अमाउंट बिकम डबल इन 8 ईयर ऑन सिंपल इंटरेस्ट, इन हाउ मेनी ईयर वुड 25,000 बिकम 1 लाख विद द सेम रेट ऑन इंटरेस्ट। ठीक है, ये कह रहा है कि एक जो धनराशि है ना, वो एक धनराशि हमारी 8 गुना हो जाए, 8 साल में कितनी हो जाती है, डबल हो जाती है। इन हाउ मेनी ईयर, कितने साल में 2500 रुपए की धनराशि कितनी हो जाएगी, 1 लाख हो जाएगी। आप मुझे बताओ, दोगुनी हो रही है, यानी कि पी जितना था उतना पी ही मिल रहा है इंटरेस्ट के तौर पर, और कितने साल में मिल रहा है, 8 साल में मिल रहा है। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रेट ऑफ रेस्ट अपॉन इंटर रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100%। 12 से 12 कट, पी से पी कट जाएगा, ये आर की जो वैल्यू आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी 12.5%। अब 12.5% हो जाएगी हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5% होगी। आप मुझे बताओ, इतने रुपए की वैल्यू इतनी बनानी है हमें, यानी कि 25,000 की वैल्यू 1 लाख बनानी है, तो 75,000 तो उस पर क्या मिलेगा, हमें इंटरेस्ट मिलेगा, 75,000 तो इंटरेस्ट मिलेगा ना। और आर हमें दिया हुआ है कितना, 12.5%, और हमें प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया हुआ है 25,000, और हमारे पास टाइम हमें पूछना है, और बटे हो जाएगा 100। ठीक है, अब इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 3 से ये कट जाएंगे 3 जीरो, 25 से कितनी बार कट जाएगा, 25 से 75 हो जाएगा। ठीक है, अब ये मुझे 125 से काटना, देखो 25 से काट लो, 25×6 150, 25 यानी कि 12 120 बार कट जाएगा, और 25 से कट जाएगा 5 बार, और ये 5 से कट जाएगा 24 बार, यानी 24 साल में ये राशि अपने आप की 25,000 की कितनी हो जाएगी, 1 लाख हो जाएगी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड compounded annually and simple interest on a certain sum at the rate of 15% per annum for 2 years is 1944. Find the compound interest compounded annually on the same sum for the same time at the rate of 10%। ये कह रहा है कि एक धनराशि है 15% के वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की दर से 2 साल में कितनी हो जाती है, उसका अंतर जो है ना, ये अंतर बता रहा ना, हाँ डिफरेंस बता रहा, अंतर बता रहा है, तो 1944 हो जाता है। इसी राशि को इसी अवधि पर 10% के चक्रवृद्धि ब्याज से कितना उसको ब्याज मिलेगा, ये बताना। तो आसान प्रश्न है, ज्यादा कोई हार्ड प्रश्न नहीं है। आप मुझे एक चीज बता दो बस, 15% को अगर मैं 15% का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालता हूँ 2 साल का कितना होता है, और 15% का सिंपल इंटरेस्ट निकालता हूँ मैं 2 साल का कितना होता है। आप बोलोगे भैया 15% का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो होता है 15 यानी कि 30
32.25, क्योंकि 15 जुड़ जाएगा और 15 225 होता है, यानी कि 2.5। इसको मैं कह दूंगा कि भैया ये हो जाएगा मेरे पास 32.25%। ठीक है, और ये हो जाएगा भैया 30%। अब इनका अंतर बताओ कितना होगा? अंतर होगा 2.25%। अब ये अंतर मुझे दिया हुआ है कितना? 1944 के बराबर। ठीक है, अब अगर मैं इसको 1% की वैल्यू निकालने जाऊँ तो 1% की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 864 रुपये। आप जब इसको सोल्व करोगे तो 864 आएगी। अब 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे भैया 100% की वैल्यू हो जाएगी आपकी 86,400। सिंपल सी बात है, 86,400 हो जाएगी। अब उस पे क्या करना है? इसी धनराशि पर इसी अवधि यानी कि 2 साल के लिए ही 10% के जब वार्षिक ब्याज निकालना है, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो मुझे बताओ, अगर मैं 86,400 रुपए का 2% का 10% के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज निकालता हूँ तो सीधी सी बात है 21% निकालना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था ना 21% निकालना पड़ेगा, क्योंकि 10% का 1 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट 10% होता है, 10% का 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट 21% होता है, 10% का 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट 33.1% होता है, 10% का 4 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट 46.41% होता है ना? ये सब मैंने आपको बता रखे हैं। तो ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे, देखो यूनिट पे क्या आएगा? 4 एकम 4, यूनिट पे 4 आएगा तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। यूनिट डिजिट 4 आएगी ना, 4 एकम 4, तो यूनिट डिजिट से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ। अगले प्रश्न क्या है? द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर टू सेविंग ऑफ ए वुमन इज इतनी, if her income and the expenditure are increased by 10% and 20% respectively, then find the percentage change in his सेविंग। ये कह रहे हैं कि महिला का व्यय और बचत महिला का व्यय मैं कह दूंगा महिला का एक्सपेंडिचर, और महिला की बचत यानी कि सेविंग का अनुपात जो है 5 अनुपात कितना है? 5:1 है। अगर आय और व्यय, आय मतलब इनकम होगी कुछ, इसकी इनकम और व्यय में कितना 10% का और 20% की वृद्धि हो जाती है, तो उसकी प्रतिशत क्या बतानी है? चेंज बताना है बचत में। देखो, मैं इसको कह दूं कि भैया ये 50, ये मेरा 500 हो जाएगा, 500 रुपए की बचत क्या हो जाएगा? खर्च हो जाएगा, और 100 रुपए की बचत हो जाएगी। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तब भी तो रेशियो मेरा यही आ रहा है। मैं इसको क्या मान लेता हूँ? इसको मान लेता हूँ 500 रुपये बचत, सॉरी खर्च, इसको मान लेता हूँ बचत। और खर्च में जब बचत ऐड करेंगे तो इनकम कितनी आ जाएगी? इनकम आ जाएगी 60,000, 600 इनकम होगी, 500 हो गया एक्सपेंडिचर, 100 हो गई बचत। आगे बात समझ में कि नहीं आ रही? अब जो आय है उसकी 10% से बढ़ा रही है, 10% से बढ़ा रही है, यानी कि 660 हो जाएगी। अब जो इनकम है, जो व्यय है यानी कि खर्च है, वो 20% से बढ़ रहा है, 20% से बढ़ रहा है, तो यानी कि सीधी सी बात है इसमें कितना बढ़ जाएगा? कितना हो जाएगा ये बोलो? 12 पंजे 60, यानी कि 600 हो जाएगा। अब 600 अगर उसका खर्च हो गया तो मुझे बताओ उसका बचत कितनी हुई? आप बोलोगे भैया बचत जो हुई ना, उसकी बचत हुई उसकी 60 रुपए की। अब पहले तो उसकी बचत 100 रुपए की हो रही थी, अब उसकी बचत 60 रुपए की हो गई, तो कितने प्रतिशत का परिवर्तन आ गया? आप बोलोगे भैया, आप बोलोगे जो अंतर आ गया वो 40% का आ गया, यानी कि 40% कम हो गई उसकी बचत। ठीक है, बात आ गई समझ में? क्योंकि 100 से 60 होगी ना, तो 40% तो कम होगी। अगली हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है। ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी प्लस एक्स, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखो सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, और आपके यूपीएसआई के पेपर में भी इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसने बोला है कि ए जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके? ए अनुक्रमानुपाती है बी प्लस 18 के। ठीक है, इतनी बात आगे समझ में। और अगर ए की वैल्यू 108 हो, अगर बी की वैल्यू 36 हो, तो ए की वैल्यू 108 निकल के आती है। तो ए का मान बताना है अगर बी की वैल्यू कितनी हो? 168 हो। देखो, अगर मैं इसको प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के ए बराबर कितना ले लूँ? के इंटू कितना हो जाएगा? ये 36, 36 प्लस के कितना हो जाएगा? 18। ये कर दूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर मैं ए की वैल्यू रखता हूं, जब के की वैल्यू बी की वैल्यू 36 रखता हूं, तो ए की वैल्यू 108 आती है, यानी 108 हो जाएगा। 108 बराबर 36, ये कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। ठीक है, और 54 को इसको जब मैं काटूंगा तो के की वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी, के की कितनी? 2। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन अब बन जाएगी आपकी, वो बन जाएगी ए बराबर 2 गुणा बी प्लस के 18। अब इसमें बताओ क्या हो रहा है? अब इसमें बी की वैल्यू 68 रखी जा रही है। अगर बी की वैल्यू में 68 रखता हूं तो बताओ क्या आंसर आएगा?
68 में अगर b की वैल्यू रखता हूँ, 68 प्लस की कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 1816, यानी मैं कह सकता हूँ 86 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई आंसर क्या आ जाएगा 172, यानी a की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 172। आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया डी ऑप्शन। ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन को पॉज करके करने की कोशिश करेंगे और अगर समझ में नहीं आए तो आप एक बार सॉल्यूशन देख लेंगे। अगले मैं प्रश्न की बात करता हूं, द करंट एज ऑफ सुधीर एंड आशीष इन द रेशियो 5:7। जो करंट एज है सुधीर और आशीष की वो 5:7 में है। 12 ईयर एगो यानी कि 12 साल पहले द रेशियो ऑफ देयर एज इज 1:2। व्हाट विल बी द एज ऑफ सुधीर 5 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब आफ्टर 5 वर्ष कितनी होगी। देखो इसमें दिया हुआ है कि जो करंट जो एज है उनकी वो 5x बटे 7x कर दो, कोई बड़ी बात नहीं है। 5x 5 और 7 क्या हो जाएगा, इनका रेशियो हो जाएगा। ये हो सुधीर की बात हो रही है, हो रही है आशीष की बात, ठीक है। अब 12 वर्ष पहले की बात हो रही है, यानी कि 12 साल माइनस करना पड़ेगा और इसमें से भी 12 साल माइनस करना पड़ेगा और ये बराबर हो जाता है 1/2 के, क्योंकि इनकी आयु जो हो जाती है वो 1/2 हो जाती है, 1:2 हो जाती है 12 साल पहले। अब इसको सोल्व करने की कोशिश करो, देखो 10x आ जाएगा माइनस के 24 हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा आपका 7x माइनस के 12। इधर लेकर आऊंगा तो इधर ले आऊंगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा 24 12 बराबर कितना आएगा, 12 बराबर आएगा 3x। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 4 आ जाएगी, x की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब सुधीर और इसकी आशीष की करंट एज बताओ। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया सुधीर की करंट एज कितनी हो जाएगी, करंट एज होगी 5 गुणा 4 यानी कि 20 साल हो जाएगी। और कितने साल बाद बतानी, 5 साल बाद बतानी, तो 20 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 20 प्लस 5 हो जाएगा भैया 25 साल। तो 25 साल उसकी उत्तर आंसर आ जाएगा। अगले पे प्रश्न की बात करता हूँ, अगला प्रश्न क्या है, देखो अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। एक 40 लीटर मिश्रण में 20% अल्कोहल है और 75% पानी है। यदि मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत बताना। बता सकते हो, बहुत आराम से बता सकते हो। चलो मैं करके बता देता हूँ। 40% की बात हो रही, 40% में 25% क्या है, 25% अल्कोहल है, तो इसका अगर मैं 25% निकालने जाऊंगा तो 1/4 हो जाएगा। यानी मैं सीधा सीधा बात करता हूँ कि 10 जो लीटर हो जाएगा, 10 लीटर तो अल्कोहल हो जाएगा हमारे पास, 10 लीटर हो जाएगा अल्कोहल और 30 लीटर जो बचा हुआ है वो हो जाएगा पानी, वाटर हो जाएगा। अब इसमें 10 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो 10 लीटर पानी मिलाया जाता है तो मतलब कितना हो जाएगा, पानी पानी हो जाएगा 40 लीटर और तो टोटल सॉल्यूशन हो जाएगा वो 50 लीटर हो जाएगा। अब टोटल सॉल्यूशन अभी हमारे पास जो अल्कोहल है वो तो उसकी क्वांटिटी 10 लीटर है ना, तो अब हमें उसके अल्कोहल की क्वांटिटी बतानी है। अब अल्कोहल की क्वांटिटी प्रतिशत में कितनी रहेगी, 10 है, 10 लीटर है और अब सॉल्यूशन कितना हो गया, सॉल्यूशन हो गया 50% का, मल्टीप्लाई 100 तो कितना परसेंट आ जाएगा बताओ। आप बोलोगे भैया 20% इसका आंसर आ जाएगा, तो 20% क्या हो जाएगा, 20% हो जाएगा उत्तर। आगे की मैं बात करता हूँ अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या है, देखो बहुत आसान प्रश्न है। ₹150 में by10 पेन फॉर ईच 8, मतलब ये कह रहा है कि देखो हिंदी में पढ़ते हैं, 150 रुपए में 8 प्रति पेन की मूल्य से 10 पेन खरीदता है, ठीक है, 8 प्रति मूल्य से 10 पेन खरीदता है, यानी कि 8 गुणा 10 हो गए। तो पेन पे जो पैसे खर्च करता है वो करता है ये हमारे पास कितने, 80 रुपए, ठीक है, ये बात होगी पेन की। 5 रुपए प्रति रबड़ के रूप में 10 रबड़ खरीदता है। अगर 5 रुपए प्रति रबड़ के रूप में 10 रबड़ खरीदता है तो यानी कि 50 रुपए खर्च करता है किस पे, रबड़ पे, इरेजर पे। 4 रुपए प्रति कटर के रूप में कुछ कटर खरीदता है, तो मुझे बताओ 4 रुपए प्रति, अब इसमें पैसे कितने बचे, देखो ये कितने हो गए टोटल, 130 हो गए, तो 20 रुपए बचे होंगे, 20 रुपए बकाया बचे होंगे और 4 रुपए प्रति कटर के हिसाब से कितने कटर खरीद गए होंगे, ये बोलेंगे 5 कटर खरीद लिए होंगे। अब मुझे बताओ इसका औसत मूल्य क्या होगा, आप मुझे बताओ, आप मुझे सीधी सीधी बात बताओ, वस्तु कितनी है, देखो 8 वस्तु ये है, 5 वस्तु ये है और 4 वस्तु ये है, तो 8 5 कितने हो गए बोलो। अच्छा 10 पेन है, ये 10 पेन ये है और 10 पेन कितने हैं, 10 रबड़ ये है और भैया 5 ये है हमारे पास कितने कटर, तो 10 और 10 20 और 5 25, यानी मैं कह दूंगा 150 रुपए की वस्तु, 150 रुपए में 25 वस्तु खरीदी जा रही है, तो 25 वस्तु खरीदी जा रही है तो उसका जो रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 25 छक्का 150, यानी वो जो एवरेज हो जाएगा वो 25 छक्का 150 हो जाएगा, यानी कि एक वस्तु 6 रुपए की औसत के रूप में आ जाएगी। आ रही होगी बात समझ में, सिंपल सी कैलकुलेशन ही है और कुछ नहीं है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखो अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है।
अगला प्रश्न दिया हुआ है, ए मैन, अ बॉय एंड अ वुमन कैन फिनिश द वर्क 10 days, 15 days एंड 13 days रिस्पेक्टिवली। इन हाउ मेनी डेज कैन अ वुमन फिनिश बाय अ मैन, अ वुमन एंड बॉय ऑल ऑफ देम वर्किंग टुगेदर। ये कह रहा है कि एक मैन है, एक आदमी है 10 दिन में काम करता है, एक मैन है, एक वुमन है यानी कि एक बॉय है यानी कि वो 15 दिन में करता है, और एक वुमेन है वो करती है 30 दिन में। ठीक है, अब इनका एलसीएम ले लो 60, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा तुम्हारा 15 चौका 60, ये आ जाएगा तुम्हारा 2। ठीक है, सीधी सी बात है, 30 भी ले सकते थे। 60 काम कितने के हिसाब से, 12 के हिसाब से हो रहा है, तो कितने दिन में हो जाएगा, 12 पंजे 60 दिन में, क्योंकि टोटल काम कर रहे हैं ना, तीनों एक साथ, चारों तीनों एक साथ काम कर रहे हैं टुगेदर, ऑल देम टुगेदर। चारों की, तीनों की क्या हो जाएगी, इफिशियंसी से काम होगा। देखो, अ पाइप कैन filled a tank in 30 hours due to leakage at the bottom if it is filled by 15 hours. How much time will be leakage take to empty the complete filled? ये कह रहा है कि एक हमारे पास पाइप है, इनलेट पाइप पी ए मान लेते हैं ये पाइप। ये पाइप 30 मिनट में क्या, 30 घंटे में क्या करता है, किसी टैंक को भर देता है, और लीकेज होने के कारण, लीकेज को मान लेता हूं मैं बी, लीकेज को मैं बी मान लेता हूँ, लीकेज होने के कारण ये क्या करता है, ये टैंक क्या हो जाता है, 50 घंटे में भर पाता है इसको। तो आप मुझे बताओ, इसका अगर मैं एलसीएम लेने जाऊं तो 150 आ जाएगा, 3 पंजे 15, 5 तिया 5 तिया 15। आप मुझे बताओ, ए इस काम को 5 यूनिट से करता है, और ए और बी मिलकर इस काम को 3 की क्षमता से करते हैं, तो सीधी सी बात है बी की क्षमता माइनस में होगी, क्योंकि बी वैसे भी हिसाब कर रहा है, तो बी की क्षमता माइनस में होगी, और बी की क्षमता माइनस में कितनी होगी, माइनस में होगी 2। अब मुझे बताओ एम्प्टी कितने दिन में कर देगी, ये 150 क्षमता वाले टैंक को 2 की हिसाब से कितने दिन में, कितने घंटे में इसको खाली कर देगी, आप बोलोगे 75 घंटे में इसको खाली कर देगी, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। आगे बात समझ में क्लियर आ गई। अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ, राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन ऑफ लेंथ 108 मीटर इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 128 किलोमीटर पर आवर। अनदर ट्रेन ऑफ लेंथ 148 मीटर इज स्टैंडिंग एट ए स्टेशन इन what टाइम विल द राजधानी एक्सप्रेस क्रॉस द अदर ट्रेन। ये कह रहा है कि राजधानी एक्सप्रेस जो 108 मीटर की है, एक दूसरी ट्रेन जो 148 मीटर की है, उसको पार करने में कितना समय लेगी, अगर उसकी जो क्या होगी, जो उसकी स्पीड होगी वो कितनी होगी, 128 किलोमीटर पर आवर। ये मीटर में है, इसको भी मीटर में बनाओ, यानी कि इसको भी मीटर पर सेकंड में बनाओ, तो 28 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, सीधी सी बात है, कैलकुलेशन तो आपको समझ में आ गई होगी। मुझे बताओ, ट्रेन अगर एक खड़ी है तो वो तो स्टेशनरी है, ट्रेन तो खड़ी है ना, तो दूसरी ट्रेन को पार करने के लिए उसी की स्पीड से जाना पड़ेगा। तो दूसरी ट्रेन की स्पीड हमें दे रखी है, तो एक की स्पीड तो 0 होगी, दूसरे की स्पीड 128 होगी, तो इसमें आप इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 8 और 8 6 आएगा, ये 5 आएगा, 256 आ जाएगा। 256 बराबर हो जाएगा 128 गुणा 128 गुणा 5 और गुणा हो जाएगा 18। ठीक है, ये कितनी बार कर जाएगा, ये कर जाएगा 2 बार पूरे पूरे, और 2 18 दूनी हो जाएगा 36, और 36 को जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, देखो 5 को जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 से डिवाइड करने के बाद आएगा, ये आएगा आपको पास 7 72, यानी कि 72 सेकेंड में इसको कंप्लीट कर लेगा। 72 सेकेंड नहीं, 7.2 सेकेंड, 7.2 सेकेंड में इसको पार कर लेगा। बात आ गई समझ में कि नहीं आ गई। ये लेंथ एल दे रखी थी, L1 एक ट्रेन की, दूसरी ट्रेन कितनी थी, अब ट्रेन अगर एक दूसरे को क्रॉस करी तो अपनी ही दूरी वो तय करेगी, अपनी ही दूरी को ऐड कर देंगे, और इसकी स्पीड कितनी थी 128, इसको सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अगले मैं प्रश्न की बात करता हूँ, अगला प्रश्न क्या है, देखो अच्छा प्रश्न है। अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ, इन 1 किलोमीटर लीनियर रेस पी वीट क्यू बाई 120 मीटर और 30 सेकेंड, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द पी टू कवर द रेस। ठीक है, ये कह रहा है कि 1 किलोमीटर की सीधी दौड़ में पी क्यू को 120 मीटर या 30 सेकंड से हरा देता है। आप मुझे एक बात बताओगे, या तो वो 120 मीटर से हरा रहा है, या वो 30 सेकंड से हरा रहा है, तो सीधी सीधी बात ये हो जाएगी भैया, जो पी की स्पीड आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 120/30, यानी सीधी सीधी बात है 4 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड हो जाएगी, सॉरी 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड हो जाएगी, सीधी सी बात है। अब मुझे आप बताओ, 1000 मीटर की दूरी को पी कितने
मिनट में तय कर लेगा, फिर कितनी सेकंड में तय कर लेगा? आप बोलोगे 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो 300 नहीं 250 है ना, 250 तो 250 मीटर 250 सेकंड में इसको तय कर लेगा। अब पी तो 250 सेकंड में तय कर लेगा, आप मुझे बताओ पी टू कवर द रेस, अच्छा क्यू है ना, क्यू पी बीट बाई क्यू है, ये क्यू की स्पीड है, सॉरी पी ने क्यू को हराया ना, सॉरी क्यू ने पी को हराया, माफी चाहूंगा, क्यू ने पी को हराया, तो ये क्यू की स्पीड आ जाएगी, ये आ जाएगी क्यू की स्पीड। अब क्यू क्या करता है, 250 सेकंड में पार कर देता है 1 किलोमीटर की रेस। अब जो पी है वो क्यू से 30 सेकंड कम में करता है, तो 30 सेकंड कम में करेगा तो इसमें से 30 सेकंड माइनस कर देंगे, तो सीधी सी बात है 220 में से सेकंड आ जाएगा, यानी कि पी जो है वो 220 सेकंड में रेस को पार करता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न क्या है, ओके, अरे भाई देखो, अगले हम प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न है हमारा, ये देखो मैं लिख देता हूँ एक बार ना साफ साफ, इसमें थोड़ा सा ना टाइपिंग करते हुए इसी तरीके से आता है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 1 इज इक्वल टू 0, और इसमें दिया हुआ है 0, एक्स जो है 0 से बड़ा है 1 से छोटा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसमें वैल्यू बतानी है हमें एक्स स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, सीधी सी बात है, ये इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन से हम एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का मान निकालेंगे, तो x से डिवाइड कर देंगे दोनों इक्वेशन को, तो ये आ जाएगा x माइनस के 7 प्लस के 1 अपॉन एक्स बराबर 0, यानी मैं कह सकता हूँ x प्लस के 1 अपॉन एक्स बराबर कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा मेरे पास 7। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब मैंने आपको बताया था कि अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर n हो और हमें x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर निकालना हो, तो क्या करते हैं, अंडर रूट में n स्क्वायर माइनस के 4 करते हैं, तो 7 7 49, 49 में से 4 जाएंगे 45 बचेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। और 45 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 45 को मैं लिख सकता हूँ 3 अंडर रूट 5, 3 3 9 5 45। अब क्या करना है, सीधी सी बात है, करना क्या है, इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है। हमें एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स और एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स की मल्टीप्लाई कर देनी है, तो 7 या 21 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 21 अंडर रूट कितना 5। ठीक है, अब एक चीज बताओ, इसमें जो x की वैल्यू दे रखी है ना, वो x की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी दी हुई है, तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसमें वैल्यू रखता हूँ किसकी, x की कुछ भी वैल्यू रखता हूँ, मान लो x की मैं वैल्यू रखता हूँ 0 से बड़ी हो 1 से छोटी हो, तो 1/2 रख देता हूँ, और अगर 1/2 यहाँ वैल्यू रखूंगा तो ये आएगा 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर आएगा माइनस के 1/2 का स्क्वायर, माइनस के 1/2 माइनस के 1/2 का स्क्वायर आएगा, यानी मैं इसको कह सकता हूँ 1/2 का स्क्वायर माइनस के 2 का स्क्वायर, तो बड़ा 2 का स्क्वायर है, यानी कि माइनस की वैल्यू बड़ी है, तो आंसर किस में आएगा, आंसर आएगा माइनस में, यानी मैं कह सकता हूँ आंसर जो आएगा मेरा वो माइनस में आएगा, तो आंसर हो जाएगा मेरा बी ऑप्शन। ठीक है, ये माइनस में आंसर आएगा। ये चेक करके देख लेंगे, यहाँ पे कोई भी वैल्यू मान लेंगे, 1 से छोटी हो और 0 से बड़ी हो, तो 1/2 मान ली मैंने, 1/2 की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो माइनस में निकल के आएगी, तो माइनस इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, अगला प्रश्न क्या है, ये भी ठीक ऐसा ही प्रश्न है। इसमें दिया हुआ है x की पावर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 117 हमें बताना है, और हमें दिया हुआ है x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 2। इस क्वेश्चन को आप देखते ही आंसर मार दो, देखते ही मतलब देखते ही आंसर मार दो इसका 2। मैंने आपको बताया था जब x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 2 होता है तो x की वैल्यू वहां पे 1 होती है। अब x की वैल्यू कुछ भी चढ़ाओ 1 आएगा, x की पावर कुछ भी चढ़ाओ 1 आएगा, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, और आज की क्लास का आखिरी हमारा प्रश्न है। आखिरी प्रश्न क्या है, यह है 1 अपॉन टेन थीटा प्लस के टेन थीटा, इसका हमें मान बताना क्या हो। ठीक है, अब सीधी सी बात है, मैंने आपको थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई नहीं है, आप बोलोगे तो मैं ट्रिग्नोमेट्री की कंप्लीट क्लास ले आऊंगा और इसमें पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपको कवर करा दूंगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन के ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और अपॉन हो जाएगा टेन थीटा। ठीक है, अब ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा को अगर मैं लिखना चाहूँ, सेक स्क्वायर थीटा को अगर मैं लिखना चाहूँ तो जो मेरा आंसर आएगा वो कितना आएगा, सेक स्क्वायर थीटा है ना, ये नहीं, ये नीचे टेन है ना, एक्स स्क्वायर नहीं है, टेन है,
स्क्वायर नहीं है, खाली टेन है, ठीक है। ये टेन थीटा है, टेन थीटा। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो बोलो, अब इसको क्या लिख सकता हूँ? आप बोलोगे भैया इसको 1/cos स्क्वायर लिख सकते हो आप, 1/cos स्क्वायर थीटा, और अपॉन में इसको लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, कोस से स्क्वायर वाला कट जाएगा। अब ये क्या होगा, ये हो जाएगा 1/ आपका कोस थीटा इंटू साइन थीटा, और कोस थीटा इंटू साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। इसको मैं लिख सकता हूँ सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, इसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि 1/ इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, ऊपर अगर मैं लिखना चाहूँ इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/cos थीटा इंटू 1/sin थीटा, और 1/cos थीटा होता है सेक थीटा, और 1/sin थीटा होता है कोसेक थीटा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको समझ में आई होगी, बात आपको सारी क्लियर हो होंगी जो भी मैंने आज क्वेश्चन आपको कराए हैं। और आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपके 20 नंबर में से कितने आपके नंबर आए हैं, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, कितने क्वेश्चन में आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, और कितने क्वेश्चन आपको ऐसा है कि नहीं है, ठीक है। तो धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करना, लाइक करना, और कमेंट भी कर देना अपने आंसर कितने सही हुए हैं। और चैनल पे अगर नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।